एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर में। आज हम जीएस पार्ट को सोल्यूशन करने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करवाने वाला हूं और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और किस तरीके से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा में क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी करंटली मैं बात करूँ, हिस्ट्री और स्टैटिक का जो एवरेज है बहुत अच्छा पकड़ा हुआ है। साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। जो जीएस पार्ट में आपके सभी सब्जेक्टों का एक कंक्लूड जो होगा वो अपन इस करने के बाद, पूरा पेपर सोल्यूशन करने के बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो पेपर डिस्कस करेंगे बच्चों, वो कौन सा करेंगे, ये 024864 यानी 864 सोल्यूशन मॉक टेस्ट करने वाले हैं और जीएस पार्ट को सोल्यूशन करेंगे। बच्चों किस पार्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं हम लोग, जीएस पार्ट का सोल्यूशन करने वाले। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले क्या देखना है कि जीएस को अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अप्रोच के तरीके देखेंगे अपन लोग। अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं। अप्रोच के अलावा एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, और इकोनॉमिक्स रहा और पॉलिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटी को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनमें देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, जियोग्राफी रहा, हिस्ट्री रहा, साइंस रहा, 25 क्वेश्चंस में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, दैनिक लाइफ से रिलेटेड होते हैं, रूटीन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते और आसानी से आंसर भी नहीं कर पाते। चलो आओ, अब पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया है 1767 और 1969 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच एक युद्ध लड़ा जाता है और पहला मैसूर युद्ध होता है। किसके द्वारा ये समाप्त, मतलब मैसूर युद्ध जो होता है किसके समाप्त होता है, क्या परिणाम होता है इसकी, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि इसके परिणाम क्या होते हैं। देखो, ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य ये युद्ध होता है बच्चों। किसके मध्य होता है, ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य ये युद्ध होता है। ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य, इसमें जो विजयी रहते हैं वो हैदर अली रहते हैं। कौन विजयी रहते हैं बच्चों, हैदर अली। ये जो युद्ध समाप्त होता है, ये जो समाप्त होता है बच्चों मद्रास की संधि से, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि से ये समाप्त होता है। अब इनके बेटे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब तो ये सारी हैदर अली की साइड हो जाती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बता के देना है कि सर ब्रिटिश एम्पायर से कौन कौन लोग थे, ब्रिटिश एम्पायर के साथ कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे हैदर अली के अगेंस्ट में, हैदर अली के अगेंस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपको ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मद्रास, डी। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। अब डी आंसर होगा, देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटाबेस क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, वो देखते हैं। हु वाज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जिजिया इवन ऑन द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसका आंसर करते हैं। तो आओ पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्राह्मणों पर ही जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, मोहम्मद तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था, बलबन था या फिरोज शाह तुगलक था। हमारा जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया फिरोज शाह तुगलक। अब बात ये आती है कि सर जिजिया कर होता क्या है, ये हमें तो बताओ आप। भाई जिजिया कर जो होता है, देखो कई लोग ऐसे लिख देते हैं इसको और कई ऐसे भी लिख देते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक ही होता है। जजिया कर जो लिया जाता है बच्चों, ये नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला टैक्स है, नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स है, ठीक है। जब कोई नई, जो नॉन मुस्लिम लोग थे, जैसे कि उस टाइम में जो अपने मैन ये बात कह सकते हो कि एक टैक्स लेने के जरिए ऐसे लोगों से लिया जा रहा था जो मुसलमान नहीं थे, मुस्लिम लोग नहीं थे, उनसे ये टैक्स लिया जाता था। अब बात ये आती है कि लगाया किस पे जाता है, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया बच्चों, तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब बात करते हैं मुगल या एम्पायर की। मुगल या एम्पायर में किसने लगाया था, मुगल एम्पायर की जब बात आती है, समाप्त करने का काम कौन करता है। मुगलिया सल्तनत में समाप्त करने का काम किया था अकबर ने। ये जजिया कर किसने समाप्त किया था बच्चों, अकबर ने समाप्त किया था। और फिर अगेन किसने लगाया था, तो अगेन जो ये जजिया कर था वो औरंगजेब ने लगाया था बच्चों। किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया। और फाइनली महमूद शाह रंगीला, अगर आप रंगीला को जानते हैं, रंगीला के नाम से प्रसिद्ध एक सुल्तान ने इस कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। रंगीला ने पूर्णतः यह कर समाप्त कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं है, आपको ये बातें यहां से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अकबर, रंगीला पूर्णतः समाप्त कर देता है, यह कर समाप्त कर दिया अकबर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या रखनी है, जजिया कर क्या है, ये नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स है। बात समझ में आई कि नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का। आ जाओ। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? इन्फ्लेशन जब होता है, मुद्रा इन्फ्लेशन जब होता है तब क्या होता है, किस पर फर्क कम, बहुत ही कम फर्क पड़ता है, वो देखते हैं। आ जाइए। उद्यमी पर, सरकारी कर्मचारी पर, कॉर्पोरेट कंपनी पर या लेनदार पर? बच्चों जो सबसे कम फर्क पड़ता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं किस पर। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो सबसे अधिक फायदा जो होता है वो एंटरप्रेन्योर का होता है, उद्यमी का। अगर डेटर्स भी यहाँ पे ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता बच्चों। डेटर्स भी क्या होता है, एक तरीके से देनदार जो होते हैं उन पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फायदा होता है। देनदार को क्या होता है बच्चों, फायदा होता है। उद्यमी को और ज़्यादा फायदा होता है। वो कैसे होता है सुनो। अब एक बात बताओ आप लोग, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है और मैं हमेशा इकोनॉमिक को मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर कोई डाटा का क्वेश्चन है तो वो आपको याद करना होगा। अगर कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन है तो आप उसे अपने घर की तरह या देश की तरह आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि इकोनॉमिक कह रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की मुद्रास्फीति। मैं ऐसे बोल रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन हो तो अपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसका प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ा दो, आप पे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रखा है, रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। जैसे मैं ये मार्कर का ऑप्शन लेता हूँ, मार्कर जिस कंपनी का है, ठीक है, इस कंपनी को मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, बस इतना याद रखो ये मार्कर है। सपोज करो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो इसकी भी मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। सपोज करो ये 1000 का है तो महंगाई बढ़ेगी तो 500 का कर दूंगा, और 500 का कर दूंगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा, मेरे पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। अगर इसके एवरेज में एम्प्लॉय होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट कर्मचारी होते हैं, इन सभी को ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जो फायदा होता है वो सीधा सीधा उद्यमी को फायदा होता है बच्चों। किसको फायदा होता है? जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, उसको सीधा सीधा इस चीज़ का फायदा पहुंचता है। आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। जो बिजनेसमैन है उन्हें क्या होता है बच्चों? फायदा होता है। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ये क्लियर है? तो आप इकोनॉमिक के सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते, सारे तो मैं डाटा को मैं वैसे छोड़ देता हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। और जब से मैं अपन पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं 95% क्वेश्चन अपने कंसेप्चुअल वो ऐसे ही क्वेश्चन करें। अगर आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा फोकस करते हो तो चीज़ें आसान हो रही हैं इकोनॉमिक्स में। ये सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो अगर आपने सारी वीडियोस देखी हो तो इकोनॉमिक्स के आप क्वेश्चन करने लग गए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आएगा और वो कॉन्सेप्चुअल होगा तो मैं आपसे ही करवाऊंगा उसको। आओ चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, ठीक है, कहाँ पे स्तूप नहीं है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्तूप? इनमें से ये भी कह सकते हैं इनमें से कौन सा स्तूप नहीं है, कौन सी जगह पे स्तूप नहीं है। बरहुत स्तूप है बच्चों, ये एमपी में है। कहाँ पे है ये? एमपी में। धमेक यूपी में है बच्चों, वाराणसी के अंदर है। ये भी क्या है? स्तूप है बच्चों। सांची तो आप पॉपुलर है एमपी में, भोपाल में है। अब रांची आता, आपको सीधा सीधा अगर किसी को कैपिटल भी याद है तो आंसर आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको कैपिटल भी याद है तो आंसर आराम से किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा रांची किसकी कैपिटल है बच्चों? ये कैपिटल है, ये बात ध्यान रखिएगा। धोनी आता है यहाँ से, जो क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी रांची से ही आते हैं। ये बिहार में था, बिहार से एक न्यू स्टेट अलग होता है झारखंड। तो झारखंड की कैपिटल क्या है बच्चों? और मैं हमेशा आपको जब स्टैटिक का क्वेश्चन आता है, स्टेट जब आता है, तो मैं कैपिटल और उसके सीएम और गवर्नर डेफिनेटली बोलता हूँ बच्चों, उनको याद जरूर करके जाना। और यहाँ पे किसी बच्चों को कैपिटल याद थी तो वो डेफिनेटली कर लेता। कैसे कि भाई इनमें से ये बताना है कौन सा स्तूप नहीं है, तो ये तो कैपिटल है। तो अब बात क्लियर हुई कि नहीं, बताओ आप लोग। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीके को लेके एक फोबिया बना रखा है लोगों ने कि भैया ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, डरे हुए हैं ज़्यादा। एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देखो और चीज़ों कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ के देखो। आप पढ़ते नहीं हो, क्लास में नहीं बैठ रहे हो, तो आप कैसे भाई, वो तो ऊपर वाला ही जाने, ऐसे पॉसिबल नहीं है चीज़ें। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना पढ़े चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है। लेकिन कई ऐसी कंसेप्चुअल चीज़ें होती है जिन्हें आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, और इकोनॉमिक्स में वो कॉमन सेंस लगाना आपको मैं बार बार चीज़ें बता भी रहा हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? रांची। आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। वेजिटेबल ट्री लाइक स्पीयर वेजिटेज इज फाउंड इन, या इसका क्या नाम है बच्चों, ये अपन से पूछा गया है, ठीक है। पहली बात तो कहाँ पाई जाती है उसका देखते हैं, और किस टाइप की पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक तो जगह का नाम बन सकता है, दूसरा किस टाइप की ट्रीज पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो चलो आओ, तो यहाँ पे आवासीय, ठीक है। अब आप ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आवासीय वृक्ष।
आप कभी देखो, मैं आपको यहाँ पे इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, ये रहा, ये देखिए आप, ये अपना ग्लोब बन गया बच्चों, ये पोलर एरिया है, ये कैसा एरिया है, ये पोलर एरिया है। अब पोलर एरिया को ढंग से देखना, ये पोलर एरिया मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने इक्वेटर बना दिया, ठीक है। अब इक्वेटर का जो ये पोलर वाला जो क्षेत्र है, जो ये एरिया है, यहाँ पे बर्फबारी अच्छी खासी होती है। क्या होता है बच्चों, बर्फबारी अच्छी खासी होती है, बर्फबारी अच्छी होती है। यहाँ पेड़ कम पाए जाते हैं, पेड़ कम पाए जाते हैं, वो जड़े हुए पेड़ होते हैं, मतलब उनकी पत्तियां बहुत ही रेयर होती हैं, क्योंकि बारिश, वो बर्फबारी होती है उससे टूट जाते हैं। तो ये वन जो होते हैं ना बच्चों, ये जो ये टुंड्रा वन, इन वनों को बोलते हैं टुंड्रा वन। ये जो वन होते हैं वो किस क्या क्वालिटी रखते हैं, आवासीय वृक्ष होते हैं और रहित विरल वनस्पति में, कि यहाँ पे जो क्या होती है, वनस्पति इतनी होती नहीं है, क्योंकि लगातार तो बर्फबारी हो रही है, ठीक है। पानी की कमी होती है। बोले सर बर्फ पानी से बनता है, नहीं, जो एक्चुअल में जो चाहिए होता है, उसकी जो मिनरल्स चाहिए होते हैं उनको कम मिलता है उसकी कंडीशन में। तो यहाँ पे ये टुंड्रा वन मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये टुंड्रा वंस, पोलर क्षेत्र में मिलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में मिलते हैं बच्चों। कौन से क्षेत्रों में मिलते हैं ये, ध्रुवीय क्षेत्र में ये मिलते हैं। अगर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ रहे हो तो चीज़ों के आसानी से आंसर अपन कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपको पता अत्यधिक ठंड पड़ेगी, तापमान कम रहेगा, बहुत सारे रीजन है यहाँ पे। तापमान कम रहेगा, तापमान कम रहेगा, ठंड बहुत पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में कौन से वन होंगे, टुंड्रा वन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिकल बल्ब। जब अपन 7th 8th क्लास के बच्चे होते हैं ना, 7th और 8th क्लास में बच्चों, तभी अपन को पता रहता है, हमारी क्लास की बुक में आ चुका होता है कि किसने किया था, ठीक है। ये अमेरिकन व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। वो कौन है बच्चों, अमेरिकन है। कौन है ये, अमेरिकन है। कब किया है बच्चों, 1879 में किया है। अब नाम बताओ, थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। अगर आपने स्कूल में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने स्कूल में थोड़ा सा ध्यान दिया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। बात तब समझ में आई कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छ निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। अधिकार सारे हैं, ऑप्शन जब पढ़ोगे ना तो सारे लगेंगे, बोले सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो, जब कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, जब ऑप्शन चारों सेम होंगे, आंसर करेंगे कैसे, सुनो आओ। डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी बात सही है। इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ये भी सही है। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है। अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी सही है। बोले सर गलती क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो गलती है भाई, गलत आ गया क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो आओ, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो वो मिनिस्टर जो और पास के लोग हैं, ठीक है, कैबिनेट है, उसकी हेल्प लेता है ये बंदा, मंत्रिमंडल की हेल्प लेता है इसको करने में। किसी राज्य के राष्ट्रपति का शासन लागू करना है, राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो तभी भी मंत्रिपरिषद की हेल्प ली जाएगी। किसकी हेल्प ली जाएगी, मंत्रिपरिषद की हेल्प ली जाएगी। बात समझ में आए कि नहीं है, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी होगी, इसमें भी सेम कंडीशन होगी और इसमें भी सेम कंडीशन होगी। लेकिन प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति है और जब किसी का पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण सहमति नहीं बन पा रही है, तब क्या करेगा राष्ट्रपति। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब लोकसभा में दलों के मध्य प्रधानमंत्री का चुनाव बहुमत से नहीं होता है, बहुमत से नहीं होता है, तो अब यहां से आगे आ जाओ। अगर बहुमत से नहीं होता है तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति क्या करता, किसी भी दल में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। किसी भी व्यक्ति को किसी भी दल में से स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। कब, तब उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, तब पूरी सपोर्ट उसको नहीं मिल रही है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव स्वेच्छा से कर सकता है, चुनाव स्वेच्छा से कर सकता है। अब बताओ, आप लोग इसके करीब भी नहीं पहुंचेंगे, कई बच्चे तो बोला सर ऐसे थोड़ी ना होता है, भाई ऐसा ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी नहीं सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझ में आया कि नहीं आया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं अच्छे लेवल वाले, सारे ऑप्शन सेम लग रहे हैं, लेकिन बाकी जब देखते हैं इन तीनों में, देखो इसमें कंडीशन सेम है, इसमें कंडीशन सेम है और डी में भी कंडीशन सेम है, बट प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर वाला केस है वो थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है। आओ 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने वंदे भारत मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया। वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, तो ऐसे नाम आ जाता है, ठीक है। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। वरेंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बेटा अब देखो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भाई इंपॉर्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा कि नहीं करना होगा। चलो आओ, इसका जो आंसर होगा वो होगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने जो इसको बनाया था वो 1905 में बनाया था बच्चों। कब बनाया था, 1905 में बनाया था। लेकिन पहली बार जो पब्लिश होता है अगस्त 1906 में होता है। कब पब्लिश होता है, अगस्त 1906 में होता है। ये बात आप ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम क्या होता है बच्चों, ये पब्लिश होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। बिपिन चंद्र पाल 1905 में बनाया, ठीक है। समाचार पत्र वंदे भारत बनाया का फाउंड कब किया है, फाउंडर कब बने इसके, या इन्वेंट कब किया है, 1905 में। लेकिन प्रारंभ जो पब्लिश जो होता है वो 1906 अगस्त 1906 में होता है। ये बात ध्यान रखना। तो इसके कौन है वंदे भारत पर प्रारंभ करने वाले, बिपिन चंद्र पाल। और जो पब्लिकेशन होता है वो पाल पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन कौन सा होता है, पब्लिकेशन होता है बच्चों पाल पब्लिकेशन। ये बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है। चलो जैसे सिलाई की सुई बनाई गई है बच्चों, जैसे मैंने कहा ये सिलाई की सुई है, तो इसका जो आगे का सिरा है, ये वाला जो सिरा है, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा से बना दिया, थोड़ा सा इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं हम लोग। ऐसे करके होता है। ये जो सिरा होता है ये पतला क्यों बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन जब पढ़ेंगे तब उनमें से डिसाइड करना है। ऐसे भी हो सकता है कि भैया देखो मैंने ये कपड़ा लिया, मैंने कोई भी कपड़ा लिया, मुझे आगे से क्यों किया गया, क्योंकि इसे आसानी से प्रेस कर सकूं मैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे आसानी से प्रेस हो पाएगा। और इसका एरिया आगे से कम भी तो हो गया, एरिया कम हो गया तो ये आसानी से अंदर जा पाएगा, ठीक है। तो आओ अब देखते हैं बल के वर्धन के लिए, ठीक भाई, दबाव के वर्धन के लिए, बल के वर्धन के लिए नहीं, दबाव के वर्धन के लिए, यानी कि टू इंक्रीज द प्रेशर। किसको इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर को इंक्रीज करने। यहां से जब पुश करेंगे तो यहां से प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके कारण इसको किया गया है। तो आंसर हो गया बी। अगर आप आराम से साइंस की क्वेश्चन भी हो रहे हैं भैया सॉल्व, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगेन में रिवाइज कर रहा हूँ, फोबिया बना रखा है जीके को लेके। अब बना के रखिए तो आप इसको भुगतते रहेंगे, ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है, ठीक है। आओ बच्चों, महत्वपूर्ण शक्य सहित। अब देखो एक इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर टू विद ए साइनिफिकेंट पोटेंशियल फॉर एक्युमुलेशन थ्रू फूड चेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा बच्चों, DDT हो जाएगा। अब DDT क्या है, एक बात ये आती है कि DDT है क्या बच्चों। अब DDT क्या है, पारा, और DDT एक कीटनाशक है, विषाक्त पदार्थ है, जीवों को जो नुकसान पहुंचाता है। एक पारा और क्या है, एक कीटनाशक पदार्थ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। एक क्या है बच्चों, ये पारा है, और एक क्या है, कीटनाशक पदार्थ है। ठीक है, आओ 36 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। बोला सर वो दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ बड़ा तो है भाई, चलो आंसर करते हैं। A metal ball and the rubber ball both having the same mass strike a ball normally with the same velocity. The rubber ball rebound and the metal ball does not rebound. It can be conclude that. अब एक तरफ मैं आपसे बोलता हूँ मेटल ले लो, आप क्या ले लो बच्चों, मेटल, और एक तरफ ले लो रबर। एक तरफ ले लो मेटल और एक तरफ ले लो रबर, ठीक है। और समान तरीके धातु की गेंद को एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही सामान्य वेग से एक ही भित्ति पर प्रहार करो। जैसे कि मैं एक रबड़ की बॉल ले लेता हूँ हाथ में, जैसे ये सपोज करो, एक इसको आप थोड़ी देर मेटल है मेरे हाथ में, कि मैं रबड़ ले लेता हूँ और दो जोरदार दीवार पे मारता हूँ।
अब जो वापिस जो आएगा वो रबड़ आएगा कि मेटल आएगा, आप खुद से आंसर करो एक बार। बोलो सर रबड़ आएगा, तो इसका आंसर भी आ गया अपने पास, इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं सपोज करो इसके सरफेस पे, इसके फ्लोर पे मैं जोर से एक बॉल मारता हूँ, जो रबड़ की बॉल होगी, जैसे क्रिकेट बॉल खेलते हैं अपन, क्रिकेट बॉल का यूज करते हैं तो नीचे मारते हैं, टिप करते हैं तो वो ऊंची जाती है, लेकिन एक मेटल की बॉल लेते हैं वो टिप नहीं होती है अच्छी तरीके, जितना कंपैरिजन में रबड़ की बॉल होती है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। हाँ भाई बताओ। दी रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंट। आगे देखते हैं। धातु की गेंद संवेग से अधिक परिवर्तन सहती है। चलो ये भी देखते हैं। दोनों ही संवेग में एक सा परिवर्तन सहती हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है आगे चलते हैं, ये सही है अभी, तो ये भी सही है अभी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। रबड़ की गेंद का प्रारंभिक संवेग धातु की गेंद की अपेक्षा अधिक होता है, ये बात सही बात है। ये बात क्या है, रबड़ की गेंद का प्रारंभिक संवेग धातु की गेंद से अपेक्षा अधिक होता है, संवेग उससे डेफिनेटली ज्यादा होगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, बॉल जोर से मारिए, आप दो आप हाथ में ले लीजिए। आपके अगर पेंसिल वाली इरेजर लो, अपना पेन लो, इरेजर को जब धरती में जोर से मारोगे तो एक बार रिटर्न आने के चांस ज्यादा हैं उसके कंपेरिजन टू उसके जो आपने पेन मारा या अदर कोई मेटल यूज किया। रबर की चीजें आई ना वापस, वही आंसर है इसका। तो आंसर क्या कर देना हमें, इसका डी आंसर कर देना है। ये लो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे तो ढंग से देखो, ये सॉरी इसकी क्वेश्चन की नहीं, ये तो डाटाबेस क्वेश्चन था। ये देखो ये साइंस का क्वेश्चन आया, बिल्कुल आप ढंग से अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, वो थोड़ा डाटाबेस था तो वो तो मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आप कॉमन डेली लाइफ को अगर यूज कर रहे हो, डेली लाइफ को लेके आ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन बच्चे ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि अपन ये इतना, क्योंकि उस एक अगेन मैं रिवाइज कर दूं, फोबिया वर्ड। ये फोबिया क्यों बोल रहा हूँ कि बंदे क्लास ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्लास ही नहीं ले पा रहे हैं, वो अलग जगह पे बिजी हो रहे हैं। तो भैया ये नॉट ए टीचर की मिस्टेक नहीं है, वो आपका है कि आप क्लास ले नहीं रहे हो। ठीक है आओ। आर गांधी कमेटी इज रिलेटेड। ठीक है इसमें ना ये पहले एक बार ऑप्शन देखता हूं मैं। आर गांधी समिति का संबंधित नगरीय सहकारी बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी सही है, आरबीआई ये भी सही है, खेलों में अनुशासन ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब इसने पूछा, देखो आंसर नगरीय सहकारी बैंक भी हो सकता है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक भी हो सकता है और इसका आरबीआई, लेकिन इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये अपने को बताना है। ठीक है जो आर गांधी कमेटी का रिलेटेशन क्या होता है ये अपन से पूछा गया है। इसने क्या किया था, कोऑपरेटिव बैंकों को स्मॉल फाइनेंस में कन्वर्ट किया था बच्चों। कोऑपरेटिव बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या किया था, कन्वर्ट किया था। कोऑपरेटिव बैंकों को कोऑपरेटिव बैंक कन्वर्ट टू स्मॉल बैंक। ठीक है ना, अब बात समझ में आ रही है कुछ। किसने कन्वर्ट किया था बात वो आती है, वो कन्वर्ट किया था आरबीआई ने। वो कन्वर्ट किसने किया है, आरबीआई ने। तो अब मैं समझ आया आंसर क्या सही होगा हमारा, आरबीआई सही हो जाएगा। ये जो कार्य अंडर में जिसके हो रहा है वो कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। कमेटी कौन सी है, आर गांधी कमेटी है। ठीक है आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। आइए, HIV often changes its shape due to the presence of enzyme। किस एंजाइम की उपस्थिति का HIV अपना आकार अक्सर बदलता रहता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है एक HIV क्या है बच्चों, एक रेट्रोवायरस है। HIV क्या है, एक रेट्रोवायरस है। HIV एक रेट्रोवायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस की उपस्थिति में ये काम करता है। आकार किसके बदल रहा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस की उपस्थिति में बदल रहा होता है, क्योंकि ये कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। तो क्लियर आंसर हमारा क्या हो गया भैया, ए हो गया। ठीक है आओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लेकर आया। पहला लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में भैया कौन लेकर आया, ये आपसे पूछा गया है। कौन सी कंपनी लेके आती है। ठीक है मैं आपको बता दूं, जापानी कंपनी होती है जो लैपटॉप लेके आती है। कौन सी कंपनी होती है बच्चों, जापान की कंपनी होती है। आज के टाइम पे इसके लैपटॉप या कंप्यूटर आपको नाम के नहीं मिलेगा, आपको प्रिंटर मिलेगा इस कंपनी का। उस कंपनी का नाम है एप्सन। एप्सन जी जापान की कंपनी है एप्सन। एप्सन ने पहली बार कंप्यूटर लैपटॉप को इंट्रोड्यूस किया था। अब यहां से ये आती है कि सर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है बच्चों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और हमारा यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएगा,
इब्सन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था? 1981 में किया था बच्चों। कब किया था? 1981 में किया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए। कैक्टस इज रेफर टू एज। अरे मेरे भाई लोग, अगर ये पूरा कंसेप्ट चला है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि कैक्टस क्या और कैक्टस कहाँ पे मिल सकता है, कैक्टस की अगर वैरायटी क्या है, ये पूरा देखो आप कंसेप्चुअल से हो सकता है, एलिमिनेशन से हो सकता है, आप एक नॉर्मल अप्रोच डेली लाइफ से, मतलब जो आपका कॉमन सेंस, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, विद इन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलो आओ मैं करवाता हूँ। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? जलोदविद, मरोदविद, समोदविद, ठीक है, और अधिपादप। ठीक है, आओ जो कैक्टस की मैं आपको वैरायटी बताता हूँ। देखो कैक्टस एक ऐसा है, इसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर पानी की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, इसमें इसके जो पत्ते होते हैं, या पत्ते होते नहीं एक्चुअल में, इसकी जो शाखाएं होती हैं उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। अब ये जो इसकी मैंने विशेषता बता दी, अब इस तरीके का बनने के लिए कैसा चाहिए होता है? मेसोफाइट नहीं यार, ये भी नहीं है। अधिपादक, ठीक है, या जलो में बहुत ज़्यादा, तो मरुदविद, ये जीरोफाइट है। कैसा है? जीरोफाइट ये रेगिस्तान को बोल सकते हो आप। कैसे? रेगिस्तान वाली सिचुएशन इसको राजी रहता है। कैसी सिचुएशन में रेगिस्तान, कैसी सिचुएशन में राजी रहता है? रेगिस्तान। पानी की आवश्यकता कम है तो रेगिस्तान में पानी रहता है। और आप ज़्यादातर वहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे रेगिस्तान में जब पौधे होते हैं वो छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। कैक्टस में भी छोटे छोटे कांटे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आओ नेक्स्ट चलते हैं। NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रल ऑफिस इज लोकेटेड एट। केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई या कोलकाता में? मैंने क्लास में इंस्टीट्यूट पढ़ाए थे आपको, वहाँ आपको क्लियर बताया था भैया ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद पहले कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में। अभी कहाँ पे है? तेलंगाना में। बात समझ में आई कि नहीं है? अब आपको इस आंध्र प्रदेश का कैपिटल बताना है कमेंट बॉक्स में, CM बताना है और गवर्नर बताना है। तेलंगाना का CM, गवर्नर बताना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इन कोटेड विद। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है बच्चों। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या है? कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये आपसे पूछा गया है कि पाब्लो पिकासो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये स्पेनिश व्यक्ति हैं। कौन है बच्चों? स्पेनिश है क्या ये ऑप्शन में? हाँ, स्पेनिश। और भारत के जो पाब्लो पिकासो कहे जाते हैं, MF हुसैन को कहा जाता है इंडियन पिकासो। इंडियन पिकासो किसे कहा जाता है? MF हुसैन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों? डी आंसर हो जाता है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था बच्चों? ये आपको यहां से बताना है। तो इसका निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण कहां पर? एलोरा में। तो ये क्या है? कृष्ण प्रथम ने। किसने किया बच्चों? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, अब इसकी ये जिस वंश से ताल्लुक जो रखता है उस वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश है बच्चों? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, आपके एग्जाम में 10 बार से ज़्यादा आ चुका है। आप प्रीवियस एग्जाम उठा के देखिए, उसमें कई बार पूछा गया। तो चलो मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। राष्ट्रकूट का जो फाउंडर है वो कौन है बच्चों? दंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश का कौन है? दंती दुर्ग। आपको दो चीज बतानी है, बादामी वंश का संस्थापक कौन है और पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पल्लव और चोल वंश का। साउथ वाले अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। और सबसे साउथ इंडिया का सबसे अमीर, साउथ इंडिया का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? ठीक है, ये आपको बताना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। किससे ताल्लुक रखते हैं?
ताल्लुक जो रखते हैं राष्ट्रकूट फाउंडर हैं दंती दुर्ग। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि का माप उल्लेख किसमें किया गया है? लो भाई पांड्यन साहब आ गए। उसका जो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये है पांड्या राजवंश वाले। कौन से वाला? पहले तो इसका आंसर करते हैं। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि का माप उल्लेख किसमें है? ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ोगे तभी आएगा, ऐसा तो नहीं हवा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थलवाईपुरम तांबे की प्लेटो। आंसर क्या आ गया? थलवाईपुरम तांबे के प्लेटो। अब ये साउथ इंडिया है भैया, कौन सा है? साउथ इंडिया के लोग हैं ये। अब साउथ इंडिया के लोग वो सही है। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा था कि सबसे अमीर साम्राज्य, साउथ इंडिया का सबसे अमीर साम्राज्य, साउथ इंडिया का अमीर, वो पांड्या ही थे बच्चों। कौन थे? पांड्या राजवंश वाले। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताना है कि पांड्य राजवंश के लोग बिजनेस के व्यवसाय क्या करते थे? पांड्य राजवंश के लोग व्यवसाय कौन सा करते थे? व्यवसाय कौन सा करते थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। ठीक, आओ 46 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गोदीबाड़ा लोथल कहां पर स्थित है? लोथल कहां पे है बच्चों करंट में? इस इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड कहां पे बच्चों? गुजरात में है। कहां पे है ये? गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी की सबसे पहले खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। सिंधु घाटी की खोज, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात की कैपिटल और गुजरात का सबसे बड़ा शहर आपको मैं बता दूं, एक जब गुजरात बनता है 1960 में गुजरात बनता है बच्चों। 1960 में क्या बनता है? गुजरात। तो इसकी जो कैपिटल होती है वो अहमदाबाद होती है। लेकिन 1970 में बच्चों क्या 1970 में कैपिटल कौन सी बना दी जाती है? 1970 में कैपिटल हो जाती है वो, ठीक है, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, इसका सबसे बड़ा शहर है। और जो 1970 में जो सबसे बड़ी बनाई जाती है वो गांधीनगर, जो कैपिटल बनाई जाती है वो कौन सा है? गांधीनगर। ठीक है, और सबसे बड़ा शहर कौन सा होता है बच्चों? अहमदाबाद होता है। ये बात ध्यान रखना। अहमदाबाद भी कैपिटल था 1960 से लेकर 1970 तक, और गांधीनगर इसकी क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। और एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट राजधानी है ये, एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट राजधानी, एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट राजधानी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। किस आईआईटी ने एक अभिनव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन विकसित किया है? तो भैया अभी ये करंट का क्वेश्चन और ये आईआईटी धारवाड़ ने किया है बच्चों। किसने किया है? आईआईटी धारवाड़ ने यह कार्य किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आईआईटी धारवाड़। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के किस शहर ने खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा की मेजबानी की है? पहली नक्षत्र सभा की जो मेजबानी की है वो मसूरी ने की है। और मसूरी किस स्टेट में है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस सीरीज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में किस निर्वाचन में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए? अमेठी में, इंदौर में, अयोध्या में, गोपालगंज। तो ये किए गए हैं गोपालगंज में। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है नोटा पर वो गोपालगंज में, इंदौर में हुई है। कहाँ पर हुई है बच्चों? इंदौर में। इंदौर है एमपी में। कहाँ पे? इंदौर एमपी में। ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, अभी जो चुनाव लोकसभा के जो चुनाव हुए वो 2024 में हुए बच्चों। और 2024 भारत जो देश है, हमारे भारत जो देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। 2024 में 2019 से ज़्यादा सफलता प्राप्त की है लोकतंत्र इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 2019 और 2024 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 543 सीटों पर टोटल वोटिंग हुई थी बच्चों। कितनी वोटिंग हुई थी? 543 टोटल वोटों पर ये 543 सीटों पे क्या हुई थी? पूरी वोटिंग हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा बड़ा जो चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिन्हें और लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है।
आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है, आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है बच्चों। अब आपको देखो, मैंने स्टार्टिंग में वही बात बोली थी, एनालिसिस रेवोल्यूशन, तो वो सारी चीज़ें अपन ने की हैं यहाँ पे, मूल्यांकन किया है, एलिमिनेशन मेथड लगा, इकोनॉमिक्स से कंसेप्चुअल क्वेश्चन किया, मैंने बताया भी है। आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो कि ये चार चीज़ें मैंने स्टार्टिंग बोली, लास्ट तक फॉलो की या नहीं की। 10 से 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आसानी से कर सकते थे। तो बच्चों कंटिन्यू शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कंटिन्यू लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।